नमस्कार दोस्तों। आज आपका जो टॉपिक है वो विद्युत धारा से संबंधित है। ठीक कि विद्युत धारा से संबंधित आपका टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर पूछ ही दिए जाते हैं, चाहे वो किसी बोर्ड से। एक वीडियो खासकर कक्षा 10 के लिए बनाई जा रही है। कक्षा 10 के लिए बनाई जा रही है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे बोर्ड में 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं? 12 नंबर के। देखिए, चाहे जो टॉपिक पढ़िए उसे बेस कॉन्सेप्ट के लिए कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर जो एग्जामिनर होते हैं बेस से ही देते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन जो आपके 20 नंबर ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसमें से कई क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जो विद्युत धारा होता है इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है किसी भी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से एक समय में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। या आप कहेंगे आवेशों की व्यक्ति मतलब प्रवाहित हुए गए आवेशों की किसी एक निश्चित समय पर उनकी मात्रा क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। जी देखिए, ये एनसीईआरटी का पीडीएफ है, तो देख लीजिए क्या है। देखिए, इसका परिभाषा है कि विद्युत धारा किसी भी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से इकाई समय से गुजरने वाले प्रकाश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा देखिए, आवेश प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। सबसे छोटा परिभाषा, आवेश प्रवाह दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। जो आई बराबर एक सूत्र होता है उसका नाम होता है क्यू बाई टी। ठीक, आई बराबर सूत्र होता है क्यू बाई टी, जहाँ क्यू आवेश होता है और टी समय होता है। ठीक, इसके बाद देखिए, अगर हम कहें कि एक सूत्र आप और पढ़ेंगे आगे चल के कि Q बराबर होता है एन ई। ठीक, Q बराबर होता है एन ई, और जब आप पढ़े थे I बराबर Q बाई टी और Q की जगह एन ई रख दें तो I बराबर हो जाएगी एन ई बाई टी। ठीक, जो है इसमें बताया गया है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान -1.6 × 10⁻⁻19, या इसी को इंग्लिश बोले तो 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ठीक, यही होता है। विद्युत धारा की मात्रक की बात करें, देखिए मात्रक कैसे निकाला जाता है आपको पता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर होता है क्यू बटा टी, या आवेश बटा समय। तो देखिए, क्यू का मात्रक होता है क्या? कूलाम। क्यू का मात्रक होता है कूलाम, और टी का मात्रक होता है समय। बस यही है धारा का मात्रक। या इसी को हम कह सकते हैं, इतना बड़ा ना लिखे, लिख दे एम्पियर। ठीक, एम्पियर। देखिए, एक क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में भी पूछा गया और अक्सर 1 नंबर के लिए पूछ दिया जाता है। इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट समझिएगा कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 × 10⁻−19 कूलाम। और अगर हम वही प्रोटॉन की बात करें कि एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक प्रोटॉन पर सिर्फ उतना आवेश होता है, लेकिन उसमें माइनस नहीं होता है। ठीक, अब देखिए, वही बात जो आपको बताया हूँ, यही बात इसमें है कि विद्युत धारा का मात्रक, कि देखिए इसका मात्रक क्या होता है। आपको बताया गया कि आई बराबर क्यू बाई टी, तो यही देख लीजिए, वही है कूलाम बटे सेकंड बराबर एम्पियर। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, काहे कि ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के लिए ये भी पूछ दिया जाता है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। अगर हम 1 मिली एम्पियर की बात करें तो 10⁻³ एम्पियर। ये जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे उसमें एक काम देता है। ठीक, और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6। ठीक, 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। अब देखिए, कभी काल एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाने के लिए 1 एम्पियर की परिभाषा पूछ देते हैं कि व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर। तो देखिए, 1 एम्पियर की परिभाषा बहुत सरल है। आपको कहीं भी अगर एक दे दे कि 1 एम्पियर की परिभाषा, तो आप पढ़े हैं आई बराबर होता है क्यू बाई टी। तो आप धारा की परिभाषा जानते हैं, विद्युत धारा की, कि एकांक समय में आवेश प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, ऐसे कहिए 1 सेकेंड में, ठीक, प्रवाहित हुए आवेशों की मात्रा ही 1 एम्पियर कहलाती है। ठीक,
1 सेकेंड में प्रवाहित हुए आवेशों की मात्रा ही क्या कहलाती है? 1 एम्पियर। देखिए एनसीईआरटी आपका क्या बता रहा है, इसमें आपको बताया था सबका मान 1 रख दिया जाता है। देखिए Q बराबर 1, T बराबर 1, तो I बराबर हो जाएगा 1/1 बराबर 1 एम्पियर। ठीक, मतलब सबका मान 1 रख दीजिएगा। और परिभाषा कि 1 सेकेंड में प्रवाहित किए गए 1 कूलाम आवेश को ही 1 एम्पियर कहा जाता है। ठीक, देखिए इसके बाद ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ दिया जाता है कि नोट पॉइंट है, इसे आप नोट पॉइंट समझिएगा। यदि किसी विद्युत परिपथ में, ठीक, यदि किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है, उस परिपथ में धारा 1 एम्पीयर होती है। यही आपको अभी मैं बता दिया था, यही एनसीईआरटी भी कह रही है। यदि किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है तो उस परिपथ में धारा 1 एम्पीयर होती है। ठीक, विद्युत धारा जो मापा जाता है उसे अमीटर कहा जाता है। इसे याद कर लीजिएगा, ये भी 1 नंबर में पूछा गया है। P/Q में आप आंसर उठाएंगे तो देखेंगे पूछा गया है। इसे मापा जाता है अमीटर से। और अभी आप आगे पढ़ेंगे विभवांतर। ठीक, क्या पढ़ेंगे? विभवांतर। जो विभवांतर होता है उसे मापा जाता है वोल्टामीटर से। ठीक, किसे? वोल्ट अमीटर या वोल्टामीटर से। इसमें देखिए एक उदाहरण है, ये उदाहरण समझ लीजिए। देखिए आप न्यूमेरिकल तब लगा पाएंगे जब आपको सूत्र कंफर्म रहेगा। आपको मैं इस वीडियो में सिर्फ थ्योरी सेक्शन है, न्यूमेरिकल वाला वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा। ठीक, देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन था आप क्वेश्चन का मतलब समझिएगा। अभी देखिए सब समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तब आपको मतलब Q बराबर दे दिया। Q बराबर कितना दिया? 1 दिया है। ठीक, और आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं, तो 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, सब लिखा हुआ है, हम बेकार में लिख रहे हैं। देखिए Q बराबर होता है N E, सबका मान, इसका मान 1 बराबर हो जाएगा N के। कहें कि जो आवेश का मान है वो 1 है। ठीक, मतलब 1 आवेश है और उस पर जो धारा प्रवाहित की गई है वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम। देखिए इसमें आपको क्या करना है, सूत्र पढ़े हैं Q बराबर N E, तो मान रख दीजिए। इसका मान हो जाएगा 1। ठीक, Q बराबर N E जब आप रख करेंगे, देखिए मान लीजिए यही है। अब Q का मान था 1 बराबर N का मान हमें नहीं पता है, इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, 10⁻⁻19 होता है। अब देखिए, अब अगर हम N का मान निकालें तो वही 1/1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। बस यही आपका है, यही आपका था जो न्यूमेरिकल है। तो देख लीजिए दोबारा, इसे हम आपको दिखा दे रहे हैं। Q बराबर N E, सबका मान 1 रख दीजिए, तो N बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? Q/E। Q/E। तो देखिए वही दिया है, इसको जो है 1/1.6 × 10⁻⁻90 कूलाम कर दीजिएगा। अब जो 10⁻⁻19 है ऊपर जाएगा तो प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर जाएगा 10⁻⁻19 हो जाएगा और जो नीचे 1.6 हो जाएगा, क्योंकि 1.6 तो यहीं पर है, वो तो कहीं गया नहीं है। ठीक, इसके बाद ये 10 × 10⁻18 हो सकता है। कहें कि हम 10⁻19 को हम 10 × 10⁻18 लिख सकते हैं, इसमें नो डाउट। ठीक, 10 × 10⁻18 लिख सकते हैं। अब इसका मान अगर हम काट दें तो इसका मान हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 6.25 × 10⁻18। इसके बाद देखिए क्या है, जो इसके बाद आपका अगला टॉपिक उसे समझिए। इसके बाद है आपका विभव और विभवांतर। ठीक, इसमें आप पोथी पत्रा पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। विभव और विभवांतर। देखिए विभव और विभवांतर क्या है इसे समझिए। पहले आप विभवांतर समझ लीजिए, अब विभव समझ लीजिए, फिर विभवांतर समझ लीजिए। देखिए विभव क्या होता है, मान लीजिए आपको समझाया जाए थ्योरी सेक्शन से, तो एक कोई विद्युत क्षेत्र है। ठीक, अब आप
पूछेंगे सर विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। देखिए जैसे जो आप फिल्म उल्म देखते हैं उसमें जो एक रहता है, जो विलन रहता है वो कहता है हमारा यहाँ तक क्षेत्र है, मतलब उसका जहाँ तक क्षेत्र होता है उसका वहाँ पर दबदबा रहता है। ठीक वैसे ये भी होता है विद्युत क्षेत्र, विद्युत का जहाँ तक दबदबा रहेगा वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। ठीक, एकांक विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए कोई वस्तु है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में ले आने पर किया गया कार्य विद्युत क्या कहलाता है ना, विभवांतर कहलाता है। एकांक विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वस्तु को, मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसमें कोई वस्तु है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जाता है। ठीक, वही लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, आपका विभवांतर। और हम अगर विभव की बात करें तो विभव में एकांक विद्युत क्षेत्र में स्थित अनंत से किसी वस्तु को एक बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। इसका जो इन्हें प्रदर्शित किया जाता है, इन्हें v से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, v से। ठीक, और इनका मात्रक की हम बात करें तो इनका मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। और दोनों का मात्रक वोल्ट होता है, इसका भी मात्रक वोल्ट होता है और विभवांतर के भी मात्रक वोल्ट होता है। देखिए ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था इंटरव्यू में, ज़्यादा लोग पूछ दीजिए कि ऐसे 3 राशियों का नाम बताइए जिनका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो आपको पता है विभव और विभवांतर का मात्रक वोल्ट। एक होता है EMF जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक, इसका भी मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसे आप पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ लेंगे। आपको विभव और विभवांतर की परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर। इन्हें दोनों को v से प्रदर्शित किया जाता है। v बराबर होता है W/Q। क्या होता है, v बराबर W/Q। काहे कि जो वस्तु होती है उसे एक किसी, आपको बताया था एकांक। देखिए इसकी परिभाषा जो होती है 2 टाइप से बनती है। एक होती है एकांक धनावेश में उपस्थित किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर। तो इसमें जो कार्य किया गया है उसे W से प्रदर्शित किया जाता है और आवेश को Q से। तो इसका यही अर्थ हुआ होता है। और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। सूत्र क्या होता है, v बराबर W/Q। इसके बाद का जो टॉपिक है, देखिए अब इसका हम कैसे निकालेंगे, मात्रक कैसे निकालेंगे। तो W/Q आपको पता है कि जो कार्य का मात्रक होता है उसे कहते हैं जूल, और जो आवेश का मात्रक है वो है कूलाम। ठीक, और कूलाम लिख देंगे, इनमें इतना बड़ा ना लिखकर हम वोल्ट लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक, इसमें आपको पता है कि विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर, जैसे नाम से स्पष्ट है। इसीलिए एक को हम प्रदर्शित करते हैं VA से, एक प्रदर्शित करते हैं VB से। मान लीजिए अगर हम विभव को VA से प्रदर्शित करते हैं तो विभवांतर को VB से प्रदर्शित करना होगा, यही होता है। तो देखिए इसका जो न्यूमेरिकल होगा 10 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदु के क्या दिया, 10 वोल्ट विभवांतर। आपको पता है इसे V से प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको अब बिना सोचे समझे V बराबर दे दिया 10, VA और VB को डायरेक्ट हम V लिख देते हैं। V बराबर कितना दे दिया है, 30। VA और VB ना लिखे तो हम V डायरेक्ट लिखते हैं। V बराबर दिया है 30। इसके बाद क्या दिया है, देखिए 3 कूलाम आवेश, Q बराबर दे दिया है 3 कूलाम। आप लिख दीजिएगा, यहाँ पर जगह नहीं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। तब आपको जो इसमें दिया कार्य की गणना कीजिए। देखिए कितना सरल क्वेश्चन दे दिया कार्य, और अगर ये आपके बोर्ड में देगा ना तो कम से कम 4 नंबर। आप बताइए 4 नंबर देखा जाएगा। V बराबर 10 दे दिया, Q बराबर 3। आपको सूत्र पढ़ाया गया था V बराबर W/Q, बस रख दीजिए। V का मान आपको पता है 10, तो 10 बराबर हो जाएगा, W का मान नहीं पता है, Q का मान पता है 3, गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 30 जूल हो जाएगा। 30 जूल बराबर W के। बस यही आपका था, हल हो गया। इतना सरल न्यूमेरिकल है। तो देखिए वही इसमें भी वही किया गया है जैसे मैं आपको बताया था।
इसके बाद है विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरणों के प्रचलित संकेत। ये जो है काफ़ी बात पूछा जाता है कि विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरण कैसे होते हैं। तो आपको आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो बल्ब होता है, बल्ब को बनाया जाता है। देखिए प्रतिरोध, अभी जब प्रतिरोध आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया जाएगा प्रतिरोध को जो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर दिया जाता है। ठीक, अब आप एम्पीयर की बात करते हैं। इसे एक कुंजी फलक होता है जो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे कर दिया जाता है। ठीक है, जब आप प्रतिरोध का संयोजन पढ़ेंगे और जो बल्ब होता है, बल्ब को ऐसे करके कुछ ऐसे बनाया जाता है। ठीक, आपको अभी पहले स्क्रीनशॉट दिवा दिया था, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, देखिए पहला क्या है, विद्युत सेल। विद्युत सेल या बैटरी जिसे कहा जाता है, इसका प्रतीक कुछ इस प्रकार होता है, एक को उठाता है प्लस, एक को माइनस, और इसका चित्र इस प्रकार। चित्र कहीं नहीं पूछता है। ठीक, चित्र इसे अगर आप नहीं याद करते तो कोई बात नहीं, मत याद कीजिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुंजी या स्विच आपको बता दिया, ये ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक, उसे ऐसे कहा जाता है। या वोल्ट मीटर आपको बताया, वी जो ऐसे होता है, ए ऐसे होता है। विद्युत बल्ब कुछ इस प्रकार दिखाया जाता है, हार्ट की तरह, दिल की तरह। आप देखिए ये तो बाबू इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट पूछिए मत। क्या है टॉपिक का नाम? ओम का नियम। अब इसके बाद आपका टॉपिक है ओम का नियम। देखिए ओम का नियम आपको मैं अभी याद करा दूंगा, और ये अगर पेपर में ना पूछे तो पेपर की शोभा ही ना बढ़ती है। ठीक, अगर हम आपको ओम के नियम बता दें तो ये एक साल अगर नहीं पूछा है तो साल पेपर भले छूट जाए, लेकिन साल नहीं छूटता है। ये तो मान लीजिए कॉमन है, इसे आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए ओम का पूरा नाम था सर जॉर्ज साइमन ओम। पूरा नाम क्या था? सर जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने जो विद्युत से संबंधित ये जो नियम दिया था 1828 ईस्वी में। कितने में दिया था? 1828 ईस्वी में। तब हम कहेंगे, और इनके नियम के अनुसार देखिए, पहले आप लिखेंगे ओम का नियम, ऐसे हेडिंग डाल दीजिएगा। देखिए जो टॉपर होते हैं वो ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, उनके लिखने की जो कला होती है वो अलग होती है। ठीक, वो अपने कला के द्वारा लिखकर अच्छे नंबर प्राप्त कर लेते हैं, और जो टॉप नहीं करते वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक, जो टॉप नहीं करते वो भी बहुत मेहनत करते हैं। इनकी जो कथन वो सुन लीजिए। इन्होंने कहा है, मान लीजिए कोई चालक है, इसे हम पहले ठेठ भाषा में बता दें, कोई चालक है। चालक की परिभाषा जो होती है कि ऐसे वस्तु जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, वही क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। तो ये चालक इंपॉर्टेंट है। जो अर्धचालक होता है इनमें बहुत धीरे धीरे होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में। और जो इसके बाद अचालक होता है इनमें होता ही नहीं, जैसे पत्थर हुआ, चप्पल हुआ, इनमें क्या होता है? धारा का प्रवाह नहीं होता है। ओम का नियम में क्या बताया गया था? मान लीजिए कोई तार है, हम तार नहीं कहेंगे कोई किसी चालक। यदि किसी चालक है उसकी भौतिक अवस्था ना बदली जाए, मतलब भौतिक अवस्था मतलब ना तो इससे ज़्यादा ताप दिया जाए, ना दाब दिया जाए, ना लंबाई, इसकी ताप दाब लंबाई क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं किया जाए। ठीक, तो इसमें बह रही जो धारा होती है वो उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, जिसे हम जब समानुपाती की बात आ जाती है तो वी प्रोपोर्शनल आई लग जाता है। ठीक, कहें कि हम विभवांतर को प्रदर्शित करते हैं वी से और धारा को प्रदर्शित करते हैं आई से, वी प्रोपोर्शनल आई, और उसमें उत्पन्न जो विभवांतर होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रतिरोध का कोई परिभाषा पूछे तो प्रतिरोध का जो परिभाषा होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रतिरोध का परिभाषा होता है, यह जो होता है ना विद्युत धारा को रोकता है, मतलब आगे जाने में मदद नहीं करता है, और विभवांतर जो होता है उतने तेज लेकर जाता है, लेकिन प्रतिरोध क्या करता है? उसे रोकता है, कहता है रुक, और प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिरोध की चर्चा मैं यहाँ पर इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है प्रतिरोध इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे अभी आगे चर्चा करना है। वी प्रोपोर्शनल आई हो जाता है और यह धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तब 1/r हो जाएगा। देखिए जहाँ पर
अनुक्रमानुपाती होता है मतलब ये दोनों भाई हो जाएंगे, और जहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होता है मतलब ये दुश्मन हो जाएंगे। अगर मान लीजिए दुश्मन में कैसे, अगर आप जबर हैं तो आपका दुश्मन आपसे हार जाएगा, अगर लेकिन आपका दुश्मन जबर है तो आप उससे हार जाएंगे, और अगर आपके दोनों भाई जबर हैं तो आप दोनों लोग मिल के हरा देंगे। तो इसमें भी यही कारण होता है, जो होता है प्रतिरोध वो कहता है धारक रुक, और जो वो विभवांतर होता है वो धारक कहता है चल भाई तू चल मैं देख लूँगा। इसका बस यही परिभाषा था। अब इनसे जो एक सूत्र प्राप्त होता है वो होता है, अगर हम इसे बराबर को हटा दें, जो प्रोपोर्शनल को हटाकर हम इक्वल का चिन्ह लेकर आए, तो इक्वल का चिन्ह लाने के लिए, ठीक, इक्वल का चिन्ह लाने के लिए हमें कोई एक मानना पड़ेगा नियतांक। ठीक, हमें क्या मानना पड़ेगा, नियतांक। देखिए ये भी बहुत सरल है, ये फिजिक्स का नियम होता है। फिजिक्स का नियम होता है कि प्रोपोर्शनल को हटाकर इक्वल का चिन्ह लाने के लिए हमें कोई नियतांक मानना पड़ता है। तो इसका जो नियतांक हो जाता है उसे माना जाएगा रो, और रो का क्या होगा, नियतांक। और रो जो होता है एक विशिष्ट प्रतिरोध होता है, रो को क्या माना जाएगा इसमें, नियतांक। तो देखिए इसका जो सूत्र हो जाएगा तब V बराबर, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ओम जो प्रदर्शित किया जाता है ओम को ऐसे डिनोट किया जाता है इस प्रकार। इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा V बराबर I V बराबर होता है IR। ठीक, इसका यही सूत्र दे देगा कि V बराबर क्या होगा, IR। समीकरण 1 हुआ दोस्त, V बराबर IR। देखिए जो इसमें है उसे आप समझ लीजिए वो कैसे है। ओम का नियम, ओम ने क्या बताया था, वही बात बताया है जो मैंने आपको बताया था कि जर्मन वैज्ञानिक सर जॉर्ज साइमन ओम ने, जर्मन वैज्ञानिक सर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826, कहीं कहीं 1826 दिया जाता है और कहीं कहीं 1828 दिया जाता है, इससे आप घबराइएगा मत। चालक सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मध्य एक संबंध दिया जिसे ओम का नियम कहा जाता है। इनका नियम कुछ इसी प्रकार था, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे मतलब ना बदले, तो उसके सिरों के मध्य उत्पन्न जो विभवांतर होगा वो उसमें प्रवाहित हुए धारा के समानुपाती होता है। इनमें देखिए इन्होंने बहुत छोटा कर दिया है, इसमें प्रतिरोध की क्या चर्चा नहीं है, तो इसे अब आप कैसे कह देंगे, वे प्रोपोर्शनल हो गया I के। अब बराबर हमें करने के लिए एक नियतांक मानना पड़ेगा, अब इसमें R को नियतांक मान लिया गया है तो V बराबर हो जाएगा IR। ठीक, क्या मान लिया गया, इन्हें नियतांक मान लिया गया है, बस यही था। अब हम जो R है वो प्रतिरोध है, ठीक, R क्या है, प्रतिरोध, लेकिन इसमें R हम लिखेंगे कि R एक नियतांक है। ठीक, R क्या है, एक नियतांक है। इसके बाद देखिए क्या है, आपको अब एक बात बता दें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई चाहिए। V बराबर जब हो गया IR या RI, तो R बराबर हम सूत्र निकाल सकते हैं V अपान I। ठीक, R बराबर क्या निकाल लेंगे, V अपान। अब इनकी हम मात्रा की बात करें तो V का मात्रक बोल्ट, विभवांतर का मात्रक होता है बोल्ट, ठीक, और I का मात्रक होता है एम्पियर, तो इससे हो जाएगा ओम। ठीक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, और ओम को कैसे प्रदर्शित किया जाता है तो उसके बगल में दिया है। एक ओम की परिभाषा देखिए, आपको बताया था एक ओम की परिभाषा, तब अब आपको एक ओम की परिभाषा पता चलनी चाहिए। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो वह उस चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। मात्र सब जगह 1-1 हो जाएगा बस। ठीक, अब देखिए अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है ओम के नियम का सत्यापन। देखिए ओम का नियम का जो सत्यापन भले दिया है लेकिन ये कहीं पर पूछा नहीं गया है, ठीक, कि ओम के नियम का सत्यापन कैसे किया जाएगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कैसे किया जाएगा। देखिए इसमें आप चित्र को देखना पड़ेगा, इसी से आप समझ पाएंगे। इसमें इतने चीज़ होने चाहिए, ये आप प्रैक्टिकल अपने स्कूल में कर सकते हैं। एक धारा नियंत्रक होना चाहिए, एक बैटरी होना चाहिए, एक कुंजी और एक वोल्ट अमीटर और एक अमीटर होना चाहिए। ठीक, इसमें देखिए क्या करना है कि
इन्हें आपस में किस क्रम में जोड़ा जाएगा? देखिए, एक सेल जिसे हम 20 से 25 कहते हैं, धारा नियंत्रक, अमीटर, वोल्ट मीटर व कुंजी को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, जबकि चालक तार के जो वोल्ट मीटर होगा उसे किस में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो अमीटर होता है ये किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। और जो वोल्टा मीटर होता है या किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो यह जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। यह श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है, अभी आपको आगे समझा दिया जाएगा। तो देखिए, चालक तार में विभिन्न मान की धाराएं प्रवाहित कर अमीटर से ज्ञात करते हैं। ठीक, इन सभी धाराओं के संगत विभवांतर वोल्ट मीटर से ज्ञात करते हैं। विभवांतर जब जब V का मान बढ़ेगा तब तब I का मान बढ़ेगा। ठीक, इनमें जो रेखा बनती है वो सरल रेखीय ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है? सरल रेखीय ग्राफ। ये भी पूछा गया है कि इसका कैसा ग्राफ होता है, तो सरल रेखीय ग्राफ होता है। देखिए, इस पे न्यूमेरिकल जो था इसका, देखिए ऐसे कुछ ग्राफ होता है। इधर धारा है, इधर विभवांतर है। अगर मान लीजिए धारा कितनी कर दी जाए? 10। मान लीजिए ये पॉइंट कितना है? 10। तो ये भी 10 हो जाएगा। इसी तरह जैसे जैसे हम धारा बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभवांतर बढ़ेगा। यही इनके नियम का सत्यापन का चित्र था। कैसा ग्राफ बनता? तो सरल रेखीय ग्राफ बनता। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए न्यूमेरिकल। आपको बताया था न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा बकवास देता है। सब विद्युत धारा से न्यूमेरिकल उससे भी ज़्यादा बकवास देता है, इसमें दो राय नहीं है। देखिए, और सबसे ज़्यादा बोर्ड में नंबर भी देता है। चुंबक के बाद इसी का पारी है नंबर देने के लिए। ये तैयार रहता है कि आओ नंबर लेकर जाओ। देखिए, आप पहली बात न्यूमेरिकल जब भी पाएंगे ध्यान से पढ़ेंगे। बच्चे न्यूमेरिकल से घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। देखिए, इसमें क्या दिया? एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है, मतलब R बराबर क्वेश्चन मार्क। यदि उसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उनके सिरे पर जो विभवांतर होगा वो 2, उसका मान कितना होगा? 2 होगा। तो देखिए, आपको जो दिया रहता है पहले आप उसे लिख लिया कीजिए। तो I बराबर धारा बराबर दिया 0.5 एम्पियर जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और V बराबर दिया 2 वोल्ट, और 2 वोल्ट लिख दिया गया। आगे देखिए, R बराबर क्वेश्चन मार्क, आए क्योंकि प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो R बराबर होता है V/I। या देखिए, आपको डाउट होता रहा कहाँ है, आप बहुत तेज भूलते हैं। V बराबर होगा IR। चलिए, हम R बराबर IR नहीं लिखते हैं। तो V का मान कितना दिया है? 2 वोल्ट, हम 2 लिख दे रहे हैं। I का मान दिया 0.5 और R का मान हमें नहीं पता है। तो जब ये इधर जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा? 0.5। ठीक, कितना हो जाएगा? 0.5। अब इधर हम अगर दशमलव हटा देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 0 ऊपर बढ़ जाएगा तो 20/5 हो जाएगा। अरे भाई, 0.5 हो जाएगा। अब हम नीचे ऊपर 10 से गुणा कर दें तो 20/5 हो जाएगा कि नहीं? और 20/5 को अगर हम काट दें तो ये कितना? 4 ओम हो जाएगा कि नहीं? तो बस ये 4 ओम इसका आंसर हो जाएगा। तब आप जब इसे लिखिएगा उसके बाद स्केच से उसे देखिए ऐसे करके घेरा कर दीजिएगा, ऐसे जो कि एग्जामिनर की नज़र आप पे पहुंच जाए। अब देखिए आता है आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लंबे क्वेश्चन इससे पूछते हैं और बिल्कुल बकवास है। देखिए, प्रतिरोध को इंग्लिश में कहा जाता है रेसिस्टेंस। अब प्रतिरोध को इतना बड़ा कोई याद करेगा? इतना बड़ा मत याद कीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि वह कारक जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करने वालों को ही प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न करने वाले को ही प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। इसका मात्रक ओम होता है। ठीक, इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। देखिए, अब आपको एक बात अभी और बताया जाएगा कि जो प्रतिरोध होता है इसे प्रतिरोधों का संयोजन अभी हेडिंग डाली जाएगी। इसे 2 क्रम में जोड़ा जाता है, एक समांतर क्रम में, एक श्रेणी क्रम में। उसका जब चर्चा होगा तो उसे यहाँ पे बता दिया जाएगा। ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, काहे कि ये कभी पूछा ही नहीं है। हाँ, देखिए, एक बात जरूर पूछा, प्रतिरोध की निर्भरता। ये क्वेश्चन बाबू जरूर से जरूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहें कि 2024 का था। ठीक, 2024 का पेपर था, वो 2024 के पेपर में पूछा गया कि प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध किन चीज़ों पर निर्भर रहता है।
इसे याद कर लीजिएगा और इसे अभी मैं आपको याद करवा दे रहा हूँ। डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। ठीक, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक। नंबर 1, लंबाई पर। लंबाई पर जो होता है प्रतिरोध क्या होता है, एक ही पदार्थ के अलग अलग लंबाई के अनुसार अनेक चालक तार ले जिनकी मोटाई अनुप्रस्थ काट एक समान हो। मतलब तार की लंबाई अलग अलग हो लेकिन उनकी अनुप्रस्थ काट एक समान हो। ठीक, अनुप्रस्थ काट एक समान हो। चालक तारों का प्रतिरोध ज्ञात करें। प्रतिरोध व लंबाई के बीच ग्राफ खींचते हैं। अब इसे हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं कि जब लंबाई ज़्यादा रहेगी तो प्रतिरोध भी ज़्यादा रहेगा। ठीक, लंबाई ज़्यादा होने के कारण प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा, जो होता है आर प्रोपोर्शनल एल। ठीक, आर प्रोपोर्शनल एल। अब ऐसी बात ये भी होती है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर दूसरा निर्भर रहता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। यह क्या होता है, इसमें एक ही पदार्थ एक ही लंबाई के अनेक चालक तार ले लेकिन उनका अनुप्रस्थ काट क्या हो, भिन्न भिन्न हो। ठीक, उनका अनुप्रस्थ काट क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। देखिए एक पता नहीं कहाँ लाकर छोड़ दिया। उसका मान भिन्न भिन्न होता है, लेकिन ये अगर अनुप्रस्थ काट ज़्यादा है तो क्या होता है, जो प्रतिरोध होगा वो कम होगा। ठीक, प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। तो इसे हम प्रदर्शित करते हैं आर बराबर ए, क्या व्युत्क्रमानुपाती है तो आपको पता है बटे का निशान लग जाएगा। तो ये हो जाएगा आर प्रोपोर्शनल 1/a। क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो अब समीकरण 1 व 2 से हम निकालेंगे तो इसमें के नियतांक हो जाएगा जिसमें आर बराबर हो जाएगा L/A। ठीक, बस यही था इसमें और ज़्यादा जरूरी नहीं है। अब प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, जो प्रतिरोध निर्भर करता है वो एक लंबाई पर निर्भर करता है, दूसरा प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है। प्रत्यास्थता मतलब अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। ठीक, और इसमें जो था आपको बता दिया गया कि जब लंबाई के समानुपाती और क्या होता है, अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद का टॉपिक आप समझिएगा। इसके बाद है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, ये देखिए प्रतिरोधकता इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये सिर्फ समझिएगा। प्रतिरोधकता में जो आपको एग्जांपल दिखाएंगे वहीं पूछा जाता है कि इसकी लंबाई मान लीजिए 1 है। मान लीजिए कोई तार है, तार की लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट 1 मीटर स्क्वायर होगा। तो वह उसकी प्रतिरोधकता आपको दिया जाता है कि चांदी की प्रतिरोधकता कितनी होती है, सोने की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो इससे आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आप याद कर लीजिएगा। अगर नहीं याद होता है तो आपको जो जो बताते रहा हूँ उसे उसे पे याद कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक सिल्वर का याद कर लीजिएगा, टंगस्टन का, आयरन का, इसके बाद कहाँ गया नाइक्रोम का याद कर लीजिएगा बस। अब देखिए अब आता है प्रतिरोध का संयोजन। ठीक, प्रतिरोध का संयोजन। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता किसकी होती है तो चांदी की होती है और सबसे कम किसकी होती है, एल्युमिनियम की होती है। जो प्रतिरोध का संयोजन होता है मतलब संयोजन मतलब जोड़ना, तो ये 2 प्रकार से जोड़े जाते हैं, एक श्रेणी क्रम, एक क्या समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़े जाते हैं, जैसे आपको हम बता दें जब प्रार्थना कराया जाता है स्कूल में तो स्कूल में कुछ ऐसे लाइन रहती है, एक बच्चा इधर रहेगा, एक बच्चा इधर, एक बच्चा इधर, तो इसे श्रेणी क्रम में कहा जाता है। लेकिन फिर दूसरे क्लास के बच्चे इधर इधर इधर, इनके इन्हें समांतर क्रम में कहा जाएगा। ठीक, ऐसे ये भी होता है। आप श्रेणी क्रम समांतर क्रम में क्या कहेंगे, इसमें जो होता है श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में एक ही क्रम में सब लोग जुड़े रहते हैं, मतलब एक ही लाइन में। समांतर क्रम में अलग अलग लाइन पर सब लोग जुड़े रहते हैं। ठीक, देखिए इसका जो श्रेणी क्रम का जो डायग्राम बनता है वो देखिए कुछ इस प्रकार बनता है। कैसे बनेगा, इस प्रकार बनेगा। लेकिन अगर यही अभी हम समांतर क्रम की बात करते तो समांतर क्रम में एक बार इधर से जाता है, एक बार इधर से, एक बार इधर से। ठीक, आपको पता होना चाहिए जो तार लगा होता है वो खंभे पर और समांतर क्रम में लगा होता है। अब देखिए हम इस मान ली अब इसका सूत्र का हमें करना है निगमन। सूत्र का क्या करना है, निगमन। देखिए सूत्र का निगमन करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम मान लेते हैं 3 प्रतिरोध है, 3 प्रतिरोध और पहले का मान R1 है। ठीक, देखिए बहुत सरल है, बहुत ज़्यादा सरल है। आप सिर्फ एक बार ध्यान देंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सरल हो जाएगा।
पहले को हम क्या मान लेते हैं R1, ठीक, और दूसरे को मान लेंगे R2, तीसरे को मान लेते हैं R3 और चौथे को मान लेते हैं R4। देखिए ये जो वीडियो है ये आपकी काफ़ी लंबी हो गई है, इसीलिए सोच रहा हूँ ये अगला पार्ट एक बना देता हूँ।